Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, भारत की न्याय व्यवस्था। चलिए इसे सिर्फ 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है और वो किसी के परिवार की जमीन पर कब्जा कर लेता है। तब क्या होगा? कौन सुनेगा उसकी? कहाँ जाएंगे मदद के लिए? देखिए, एक लोकतंत्र में इसका जवाब है कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून सबसे ऊपर है। वो सब पर, मतलब सब पर एक बराबर लागू होता है, चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। हाँ, पर इस कानून के शासन को लागू कौन करेगा? इसे जमीन पर उतारेगा कौन? बस यहीं पर अदालतों की जरूरत पड़ती है। ये वही संस्थाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि कानून सिर्फ किताबों में ना रह जाए, बल्कि उसका पालन भी हो। तो चलिए अब ये समझते हैं कि हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी करती क्या है। मोटे तौर पर इसके 3 बहुत बड़े काम हैं। सबसे पहला काम तो है विवादों को सुलझाना, मतलब चाहे 2 लोगों के बीच झगड़ा हो या किसी आम नागरिक और सरकार के बीच, अदालतें फैसला करती हैं। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब यह है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे संविधान के खिलाफ हो, तो अदालतों के पास उस कानून को रद्द करने की ताकत है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी काम है, वो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये पक्का करना कि हर नागरिक को उसके हक मिले। लेकिन सोचिए, अदालतें ये सारे बड़े बड़े काम ये सब तभी कर सकती हैं जब वो आजाद हों, स्वतंत्र हों, और यही न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत है, उसकी ढाल है। हमारे संविधान ने इस बात का पूरा इंतजाम किया है। इसे कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। आसान भाषा में न्यायपालिका सरकार के बाकी 2 अंगों से, मतलब विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है। अदालतें सरकार के इशारे पर काम नहीं करती। इस बात को समझने के लिए जरा ये स्लाइड देखिए। एक तरफ है एक ऐसा जज जिसे कोई नेता जब चाहे लगा सकता है, जब चाहे हटा सकता है। अब बताइए, क्या ऐसे जज से निष्पक्ष फैसले की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, वो तो एक कठपुतली होगा। और दूसरी तरफ है एक स्वतंत्र जज जिसे संविधान का संरक्षण मिला हुआ है। उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता, उसे किसी का डर नहीं है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ सबूत और कानून के आधार पर फैसला सुना सकता है। ठीक है, तो अब जब हमने स्वतंत्रता की बात कर ली, तो चलिए भारत में अदालतों के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये बिल्कुल एक पिरामिड जैसा है। तो इस पिरामिड के बेस पर, यानी सबसे नीचे, है हमारी जिला या अधीनस्थ अदालतें। ज्यादातर लोगों का पाला सबसे पहले इन्हीं अदालतों से पड़ता है। फिर एक लेवल ऊपर आते हैं हर राज्य के हाई कोर्ट्स। ये जिला अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनते हैं। और इस पिरामिड की चोटी पर सबसे ऊपर बैठा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है और इसका फैसला आखिरी होता है, जो पूरे देश पर लागू होता है। ये जो पूरा पिरामिड है ना, ये एक अपील प्रणाली से जुड़ा है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर कोई निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं है, तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, मतलब गुहार लगा सकता है। इस अपील सिस्टम को सिर्फ थ्योरी में नहीं, बल्कि एक असली केस से समझते हैं। ये कहानी है 1980 के एक बहुत ही चर्चित मामले की, 20 साल की सुधा गोयल की दहेज हत्या का मामला। ये केस दिखाता है कि हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले 1980 में निचली अदालत ने सुधा के पति लक्ष्मण और उसके परिवार को दोषी पाया और मौत की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 1983 में मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया। उन्होंने कहा कि ये एक दुर्घटना थी और तीनों को बरी कर दिया। पर फिर 1985 में आखिरी अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया। उन्होंने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा दी। देखा आपने कैसे एक ही केस में 3 अदालतों के फैसले अलग अलग थे? तो ये सिस्टम तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, है ना? लेकिन अब एक जरूरी सवाल, क्या न्याय असल में सभी तक पहुंच पाता है? क्या ये आइडियल सिस्टम असलियत में भी काम करता है? देखिए, कागज पर तो अदालतें सबके लिए हैं, पर असलियत थोड़ी अलग है। वकीलों की फीस, कागजी कार्रवाई और सबसे बड़ी बात, लगने वाला समय, ये सब इतना ज्यादा होता है कि गरीब और आम इंसान के लिए अदालत के दरवाजे तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है।
इसी मुश्किल को दूर करने के लिए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही जबरदस्त चीज लेकर आया, जनहित याचिका, जिसे हम PIL कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति या संस्था उन लोगों की तरफ से केस दायर कर सकती है जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, पर वो खुद अदालत नहीं जा सकते। PIL की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। साल 2001 की बात है। देश में कई जगह सूखा पड़ा था, लोग भूखे थे, और विडंबना देखिए, दूसरी तरफ सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे जो सड़ रहा था। तब एक संगठन ने PIL दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि भोजन का अधिकार संविधान के जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है और सरकार को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। और पता है इस एक PIL का नतीजा क्या हुआ? आज जो पूरे देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील मिलता है, उसकी शुरुआत इसी फैसले से हुई थी। सोचिए, एक PIL ने करोड़ों बच्चों की जिंदगी बदल दी। PIL जैसी चीजें उम्मीद तो जगाती हैं, पर हमारे सिस्टम की एक सबसे बड़ी और पुरानी बीमारी है देरी। एक बहुत पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इन आंकड़ों को देखिए जरा। दिसंबर 2022 तक हाई कोर्ट्स में 300 से ज्यादा और जिला अदालतों में 5000 से भी ज्यादा जजों के पद खाली थे। अब सोचिए, जब फैसला सुनाने वाले जज ही पूरे नहीं होंगे तो केसों के ढेर तो लगेंगे ही, और न्याय मिलने में सालों साल लग जाएंगे। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या एक ऐसी न्याय व्यवस्था जो इतनी धीमी हो, उसे सच में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था कहा जा सकता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।